अखिलेश के करीबी पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव पर फिर चला योगी का महाबली। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद भी सपा नेताओं की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एटा के कद्दावर सपा नेता जोगेंद्र सिंह यादव पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष व अलीगंज से पूर्व विधायक पर शासन की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में एटा स्थित मार्केट और फार्म हाउस पर अवैध कब्जे की शिकायत पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा चुकी है। इसी क्रम में जसरतपुर थाना अंतर्गत अमृतपुर गांव में पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के पिता स्वर्गीय लालाराम यादव की यादगार में एक स्कूल का निर्माण किया गया था। वर्षों से ये विद्यालय चल रहा था और विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण भी कर रहे थे, लेकिन आरोप है कि पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके परिजनों ने जंगल डाका की जमीन पर कब्जा कर विद्यालय का निर्माण कराया था, जिस पर बाउंड्री वॉल कराकर विद्यालय चलाया जा रहा था। काफी शिकायतों की प्रशासन ने जांच कराकर विद्यालयों की बाउंड्री वॉल को जेसीबी से ढहा दिया। काफी शिकायतों के बाद प्रशासन ने जांच कराकर विद्यालय की बाउंड्री वॉल को जेसीबी से ढाकर कब्जा मुक्त कराकर ग्राम पंचायत के हवाले कर दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि एक बार फिर स्वर्गीय लालाराम स्मृति उमा विद्यालय पर हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई को अखिलेश यादव के करीबी रिश्तेदार पूर्व विधायक रामेश्वर यादव पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का हंटर चल गया है। बहरहाल एटा प्रशासन द्वारा जंगल डाका की जमीन को बाउंड्री वॉल जेसीबी से गिराकर कब्जे में ले लिया गया, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान भी बताया जा रहा है। एटा से नंदू कश्यप, इंडिया 7। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी सुल्तानपुर के दौरे पर हैं। 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन मेनका गांधी ब्लॉकों में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से मुलाकात कर उन्हें ईमानदारी की नसीहत दे रही हैं। लभुआ ब्लॉक में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से रूबरू हुए मेनका ने कहा कि जो भी ग्राम प्रधान अपने गांव में अच्छा कार्य करेगा उसे जिला परिषद से इनाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहती कि कोई आप पर ब्लेम लगाए और आपके बच्चे कहें कि मेरा बाप चोर है। उन्होंने प्रधानों से साफ कहा कि पैसा हाथ का मैल है, आता है जाता है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी रिश्वत नहीं ली। आपको अपनी इज्जत रखनी है ताकि आपके बच्चे कहें कि मेरे पिताजी 10 बार प्रधान रहे और लोगों का प्यार उन्हें मिले। प्रधानों को नसीहत देते हुए मेनका ने कहा कि इस जन्म में चोरी करोगे तो अगले जन्म में तिनके तिनके का हिसाब देना पड़ेगा। आप लोग ईमानदारी से कार्य करें और मुझसे कोई जरूरत हो तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। सुल्तानपुर से दिनेश श्रीवास्तव, इंडिया 7। तो अब तो और बहुत जल्दी से होगा। मैं अब पंचायत वालों के साथ बैठ करके तय करते हैं कि कितनों का क्या कर सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि सब कुछ एक तरफा हो गया है और उसके बाद हम लोग सबके लिए करेंगे। अब हमारे हाथ में पैसे तो आ गए हैं ना, तो पैसे ईमानदारी से बांटे जाएंगे। नहीं, अच्छी बात है। अगर पंचायत का काम पंचायत के अंदर ही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो उनको दिल्ली क्या सुल्तानपुर भागना पड़ता था। तो एक नई चीज़ जो तरीका आया है वो बहुत ही अच्छा है। हाँ, हमारे जो SHGs हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तो बने हैं लेकिन ज़्यादातर कुछ नहीं करते। बैंक से लोन लेते हैं, फिर एक किटी की तरह आपस में बांटते हैं, फिर वापस देते हैं। नहीं, उनको कुछ बनाना चाहिए। अब हमने जयसिंहपुर में जैसे शुरू किया था एक पूंजीपति को बुला करके सैनिटरी टॉवल बनाना, उसी तरीके से रात को मैंने एक मीटिंग रखी है उन्हीं प्रतिभा के साथ कि हम लोग क्यों नहीं रुई का काम शुरू कर देते हैं। अगर लोग बांस लगा दे तो अगरबत्ती का काम शुरू कर दे। ऐसे कोई काम करें जिसमें बहुत जल्दी बिक्री हो जाती है। कि ईमानदारी से काम ले लेना। जब पैसा कहीं से भी चोरी होता है, भगवान से तो आता नहीं है, किसी गरीब के ही जेब से आता है। तो अगर हमारे प्रधान ईमानदार नहीं रहेंगे तो गरीब से गरीब के ऊपर असर होता है। इसीलिए हमने उनको यही बोला है और हमने ये भी बोला है कि 3 अगर काम करेंगे तो मैं उन गाँव को इनाम दे दूँगी। नहीं, अब ठंडे बस्ते में कुछ नहीं जाता है। कोविड की वजह से देर हुई है, लेकिन वो सब पछताने के मोड़ पर आएंगे। मेरठ में नशा मुक्ति केंद्र में हत्या की वारदात से हड़कंप मच गया। वारदात को अंजाम देने के बाद नशा मुक्ति केंद्र में बंद 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं मृतक का शव बेड के अंदर से पुलिस ने बरामद कर लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें, घटना मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र के सिद्ध नशा मुक्ति केंद्र की है, जहां रोहित नाम का शख्स
14 जुलाई को भर्ती कराया गया था, लेकिन वहीं करीब 14 महीने से अपना इलाज करा रहे आलोक और उसके साथी से रोहित की कुछ अनबन हो गई। पिछले काफी दिनों से तनातनी चल रही थी, जिसके बाद देर रात रोहित की गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसके शव को पलंग के बॉक्स में बंद कर दिया गया, जिसके बाद आलोक और उसका साथी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही नशा मुक्ति केंद्र के संचालकों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को पलंग के बॉक्स से निकाला और पुलिस अधिकारियों की माने तो रोहित की गला दबाकर हत्या की गई है। फिलहाल हत्या की वजह और हत्यारों का पुलिस अभी तक सुराग नहीं लगा पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 7। बड़ी खबर बलिया से। आपको बता दें, बलिया में महिलाओं और युवतियों पर छीटाकशी को लेकर हुई जमकर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बलिया जिले सुखपुरा थाना क्षेत्र बसंतपुर का गांव का ये पूरा मामला है। बता दें आपको, दर्जनों दबंगों ने घर में घुसकर छत पर दौड़ा कर पिटाई की है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। महिलाओं व युवतियों पर छीटाकशी से मना करने पर दबंगों को लगा नागवार। छीटाकशी से मना करने वाले व्यक्ति पर दर्जनों दबंगों का कहर लगा है। आपको बता दें, घर में घुसकर छत पर लाठी डंडे से लैस दर्जनों दबंगों ने इसको पिटाई कर दी। दबंगों की पिटाई से एक व्यक्ति तथा एक महिला की गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें, पीड़ित व्यक्ति और महिला जिला चिकित्सालय में भर्ती हैं उपचार के लिए। गांव में तनाव की स्थिति देखी गई है, जहां पर थाने की पुलिस और पीएसी तैनात कर दी गई। आपको बता दें, ये पूरा मामला सुखपुरा थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव का है। बड़ी खबर अंबेडकर नगर से। अंबेडकर नगर में सरकारी खरंजा उखाड़ने का वीडियो बनाने पर दबंगों ने युवकों पर जानलेवा हमला किया है। जी हां, लाठी डंडों से हमला कर जान से मार देने का आरोप भी लगाया है। बता दें, बड़ी खबर आपको अंबेडकर नगर से। गांव के ही दलित युवक की पिटाई से शरीर पर आई हैं गंभीर चोटें। जी हां, सरकारी खरंजा उखाड़ने का वीडियो बनाने पर दबंगों ने युवक पर जानलेवा हमला किया। कौन देगा? मेरे मालिक का मोबाइल इन्हीं ने सब पूरा मेरा मोबाइल तोड़ दिया। क्या हुआ? राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर स्थित अवध चौराहे पर एक युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आपको बता दें, मामले में युवती ने एक कैब ड्राइवर को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। लगभग आधे घंटे तक बीच चौराहे पर युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। लगभग आधे घंटे तक बीच चौराहे पर युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और कैब ड्राइवर को थप्पड़ मारती रही। वीडियो के सोशल मीडिया वायरल होने के बाद लड़की की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे युवती कैब ड्राइवर को इधर से उधर घसीटते हुए थप्पड़ मार रही है। बीच चौराहे पर तमाशा चल रहा है। कुछ लोग युवक को बचाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन युवती उन्हें भी चिल्लाकर भगाती दिख रही है। इस बीच हैरान करने वाली बात यह रही कि इस दौरान वहां मौजूद एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी मामले को सुलझाने की बजाय दोनों को साइड करते हुए दिखे। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर यूजर्स ने पुलिसकर्मियों के सामने ड्राइवर को पीटने पर नाराजगी जता रहे हैं। दरअसल लखनऊ के अवध चौराहे के पास इस युवती से कार टच हो गई थी, जिसके बाद उसने पूरा बखेड़ा खड़ा कर दिया। बीच चौराहे पर ही युवती ने कार चालक को पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 7। आप पुलिस बुलाए, आप लोग सब लोग हैं।
मैं गरीब आदमी हूँ भाई, मेरा मोबाइल तोड़ दिया 25,000 रुपए का, मैं मालिक का मोबाइल है। अरे फालतू डेली का नाटक है, फालतू ये देखिए किससे मार रही है, ये मारे जा रहे हैं बिल्कुल। डोंट टच। जब जब चुनाव आता है सभी पार्टियां ब्राह्मणों को याद करती हैं। ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है, चूँकि सबको ये लगता है कि ब्राह्मण समाज जिसके साथ जुड़ेगा उसके साथ एक बहुत बड़ा समाज जुड़ जाएगा, इसलिए सब पार्टियां वोट के चक्कर में ब्राह्मणों को जोड़ने का प्रयास करती है। लेकिन बलिया का ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस भी चुनाव में बलिया का ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के ही साथ है। आप की जो ग्राम सभा है उसमें विकास का कार्य किस तरीके से आप आगे बढ़ा रहे हैं? अभी तो बहुत कम ही दिन हुआ हम लोगों को शपथ ग्रहण करके विकास कार्य शुरू करने का, लेकिन हम लोग उच्च श्रेणी का एक विकास कार्य करके अपने ग्राम पंचायत को जिले स्तर की छवि को खड़ा करना चाहिए। तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, इसके अलावा सड़क और नाली, तो किस तरीके का सपना है आपका अपने गांव? एक स्वच्छ ग्राम पंचायत हो, नालियां हों, अच्छे रोड हों, अच्छी लाइट की व्यवस्था हो, विद्यालय में बैठने से लेकर के पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं अच्छी दी जाए ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो और बच्चे पढ़ करके अच्छे उच्च श्रेणी के योग्य छात्र बन सकें। जिस तरीके से विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर निशाना साध रही है कि 4.5 साल सरकार का बीत चुका है, लेकिन एक भी कार्य नहीं किया है धरातल पर न गाँव में, और आप एक जनप्रतिनिधि रह चुके हैं और वर्तमान में भी आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि 4.5 साल बीजेपी की कैसी गई और क्या इस बार क्या होने वाला है? विपक्ष हमेशा सत्ता पक्ष का विरोध करता आया है। हमें ऐसा लगता है कि कोई भी विपक्षी दल ऐसा नहीं है जो सरकार में नहीं रहा है उत्तर प्रदेश में, और अपने अपने किए कराए कर्मों को देख ले हो तो लगता है कि हमें भारतीय जनता पार्टी की हुई सारे विकास कार्य उनके विकास कार्यों के 100 गुना बढ़ोतरी पे दिखाई देगा। वाला ग्राम में मैं यहाँ कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में आया था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बताया कि देखिए किस तरीके से श्रम विभाग की लापरवाही है, उसके अधिकारियों की लापरवाही है और सरकार किस तरीके से काम कर रही है कि जो साइकिलें जो आज लोगों के पैसों की, आम जनता के पैसों से जो साइकिलें आज यहाँ पर खरीदी गई हैं, जो टैक्स के रूप में वसूल करते हैं और इन पर घास जम गई है, हजारों की संख्या में साइकिलें यहाँ पर हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? उन जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये साइकिलें जिनका अधिकार था, जिन श्रमिकों का ये अधिकार था, जो श्रमिक भाई थे जिनका अधिकार था, उनको ये साइकिलें मिलनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस इस सरकार की कार्यशैली पर कि आज ये साइकिलें यहाँ पर सड़ रही हैं। मंत्री और अधिकारी आपस में अपने झगड़ों को नहीं निपटा पा रहे हैं और जिसका खमियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। निश्चित रूप से इस बात आज जब जब जन विरोधी ये कार्य इस प्रकार के होंगे, कांग्रेस पार्टी मुखर होकर आंदोलन करेगी। बहुत जल्दी ही इस तरीके के कृत्य को लेकर कांग्रेस पार्टी श्रम विभाग का घेराव करेगी और जो दोषी अधिकारी, इस काम के लिए जो दोषी अधिकारी हैं, उनके तुरंत निलंबन की मांग भी करती है। यूपी 2022 के चुनावों के मद्देनजर मतदाताओं को रिझाने के लिए जाति समीकरण को खेलने में पार्टियां लगी हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर जारी ब्राह्मण पॉलिटिक्स के जरिए यूपी की सियासी पार्टियों ने अपने समीकरण साधने में जुट चुकी हैं। इसी कवायद के तहत समाजवादी पार्टी बलिया के बैरिया के स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र के पैतृक गांव सोमनाथा से आगामी 5 अगस्त को बलिया में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर वर्ग ब्राह्मणों को अपने पाले में करने की कोशिश करेगी। सपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन छोटे लोहिया के नाम से मशहूर समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर 5 अगस्त को होगा। बलिया का बैरिया में जनेश्वर मिश्र के गांव सोमनाथा में आयोजित किया जाएगा, जिसमें माता प्रसाद पांडे, मनोज पांडे, अभिषेक मिश्रा आदि बड़े नेता होंगे शामिल। से उसको सजा मिलेगी या छूट जाएगी, ठीक? वो वकील केस ही लड़ता है, तो व्यक्तिगत
उनका न केस लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने तो ऐलान तो नहीं किया है कि हमारे जिला मुख्यालय पर हमारे समाज के लोग या हमारे संगठन के लोग जो अधिवक्ता हैं जिले से लेकर करके और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक, वो ब्राह्मणों की केस को जो है बिना पैसा के लड़ेंगे। उन्होंने तो अपने को हाईलाइट करने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति केस लड़ने का चर्चा किया है। क्या आप मान रहे हैं कि वो ब्राह्मणों को रिझाने के लिए वो राजनीति कर रहे हैं? ब्राह्मण उनको जान चुका है। सतीश मिश्रा जी के विषय में ब्राह्मण जान चुका है। वो जो कर रहे हैं वही करें, और ब्राह्मण जो है जो वो कर रहे हैं वह उनके नेता के साथ करने को तैयार नहीं है। ब्राह्मण पूरा मन बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारी, दुराचारी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी, कोरोना में जिस तरह से लोग ऑक्सीजन के बाद मरे उसका आक्रोश है, इस सबको देखते हुए ब्राह्मण ने मन बना लिया है कि हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश से और योगी को हमको हटाना है। हमको विकल्प के रूप में जो है समाजवादी पार्टी ने पिछले सरकार में जो हमको कुछ भी दिया है, हम समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे और हम समाजवादी पार्टी के साथ करके सरकार सत्ता परिवर्तन करेंगे। अब 2022 में हम आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ठीक ठीक। बड़े विद्वान हैं आदरणीय सतीश मिश्रा जी, उनके बात पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जानकारी के लिए कहूँगा। जनेश्वर मिश्रा जी का जन्म भी ब्राह्मण कुल में हुआ। वो ब्राह्मण थे। उनके नाम पर एशिया का सबसे बड़ा पार्क आज किसी ने बनवाया, किस सरकार ने बनवाया, तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी थे। यही नहीं, जनेश्वर मिश्रा जी को लोग बलिया में जानते हैं, ललितपुर के गांव को लोग कैसे जानेंगे, उनके चरित्र के विषय में कैसे जानेंगे, उनके राजनीतिक उनकी सोच थी उसके विषय में क्या जानेंगे। उसके लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रदेश के 10,000 गाँव को जनेश्वर मिश्र गांव के रूप में चिन्हित करके अपनी सरकार में विकसित करने का काम किया था। यह शायद आदरणीय मिश्रा जी को इस बात का ध्यान नहीं है कि सम्मान अगर आज तक किसी ने अपनी योजनाओं से हट कर दिया है तो समाजवादी पार्टी। जी, भगवान परशुराम को लेकर जिस तरीके से सियासी यूपी में चल रही है और बीएसपी भी कह रही है कि हम भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे, लेकिन आपने अभी तक इस पे क्या किए हैं? भगवान परशुराम जी के नाम पर पिछली सरकार में उनको जयंती पर छुट्टी घोषित किया गया था। जब मुख्यमंत्री आदरणीय नेताजी थे, जब पिछली सरकार में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी थे, तो शाहजहांपुर में उनका जन्मस्थली है भगवान परशुराम जी का। वहाँ पर परशुराम जी का पार्क और 21 फुट की मूर्ति बन कर तैयार है। मुख्यमंत्री का शिलापट भी उसी समय का बना हुआ है। उस समय आचार संहिता लागू हुआ था, समय के इंतजार था कि हम उचित समय पर ही उनके हम मूर्ति का अनावरण करें, तो जो कुछ भी वहाँ जाकर देखेंगे वो समाजवादी पार्टी के सरकार का था। और प्रखर समाजवादी छोटे लोहिया आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी का 5 तारीख को जन्म। प्रबुद्ध वर्ग
सम्मेलन उनके जन्मदिन पर कराने के जो मंशा है, जो हम लोगों की सोच है कि हिंदुस्तान के पटल पर अगर समाजवादी नेता गिने जाएंगे लोहिया के बाद, उसमें छोटे लोहिया जनेश्वर जी का नाम आता है। इसमें कौन कौन नेता शामिल होंगे सपा के? जनेश्वर मिश्रा जी संघर्षों के प्रतीक थे, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम करते थे, सामाजिक समरसता के स्थापित करने वाले पुरोधा थे। इस कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, प्रबुद्ध सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक मनोज कुमार पांडे जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व मंत्री श्री अभिषेक मिश्रा जी, जनेश्वर मिश्रा की जी के जो संगठन बनाया गया है, जो जनपद तक, जहाँ परशुराम जी की जनपद स्तर पर मूर्तियाँ नहीं हैं, वहाँ भगवान परशुराम जी की मूर्ति स्थापित करने के लिए और प्रदेश में सबसे बड़े मुख्यालय लखनऊ में 108 फुट की मूर्ति लगाने की जिम्मेदारी संतोष पांडे पूर्व विधायक लम्हा है, वो भी कार्यक्रम में आ रहे हैं। अयोध्या में जानी मानी समाज सेविका डॉक्टर रानी अवस्थी जो मूक बधिर बच्चों का विद्यालय चलाकर समाज की सच्ची सेवा कर रही हैं, जिसके साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट बनकर वंचितों की आवाज भी बन उन्हें न्याय दिलाया। अब उनके बच्चे भी उनके पद चिन्हों पर चलकर मां का नाम रोशन कर रहे हैं और अयोध्या का गौरव बढ़ा रहे हैं। तो बड़े बेटे अधिवक्ता सर्वेश अवस्थी अभी हाल में ही महामहिम राज्यपाल के द्वारा बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है उन्हें, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठकर बाल अपराध पर न्यायिक फैसले देंगे। तो वहीं छोटे बेटे राघवेंद्र अवस्थी भी किशोर न्याय बोर्ड का सदस्य बने हैं, जो बाल अपराध को रोकने के फैसले में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। अयोध्या से महेंद्र त्रिपाठी, इंडिया 7। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंडिया 7। इंडिया 7 धर्म की नगरी अयोध्या में इसमें पहुंचा हुआ है, क्योंकि इस समय जो है अयोध्या में प्रतिभाशाली व्यक्तियों की खोज इंडिया 7 कर रहा है। इंडिया 7 आज जो है यहाँ के जो है गोला घाट पर पहुँचा हुआ है और यहाँ पर समाज सेविका डॉक्टर रानी अवस्थी जानी मानी समाज सेविका हैं, जो लंबे समय तक न्यायिक मजिस्ट्रेट रही हैं। अब उनके बच्चे भी उसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठे हैं समाज सेवा के बल पर। हम उन्हीं से बात करते हैं, कैसी सेवा उन्होंने की जो अब समाज में उनका नाम भी हो रहा है और लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, लोगों को न्याय कर रहे हैं। डॉक्टर रानी अवस्थी जो जानी मानी समाज सेविका हैं, भारत सरकार, राज्य सरकार और तमाम समाज सेवकों के द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र भी मिल चुका है। इसी वजह से आज हम इसी परिवार में बैठे हैं। डॉक्टर रानी अवस्थी जी, आपका जो है इंडिया 7 में स्वागत है। सबसे पहले ये बताएं कि आपने समाज सेवा कब शुरू किया और कैसे शुरू किया? मैंने 1981 से समाज सेवा शुरू किया और मैं सर्वप्रथम अयोध्या में आई थी दर्शन करने के लिए। लेकिन जब मैं भगवान राम जी की नगरी में दर्शन कर रही थी, उस समय हमको कुछ दिव्यांग ऐसे बच्चे मिले जो कि भीख मांग रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि ये बच्चे भीख क्यों मांग रहे हैं, क्या हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि नॉर्मल बच्चों को तो हम पढ़ाते हैं, क्या इन बच्चों को हम पढ़ाकर इस काबिल नहीं बना सकते, या कुछ व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर इस काबिल नहीं बना सकते कि भीख ना मांगे और स्वयं के बल पर ये जीवन अपना यापन करे? तो मेरी एक सोच थी जिसका ये परिणाम हुआ कि मैंने इस तरह का काम शुरू किया और फिर यहाँ के अयोध्या वासियों के सहयोग और प्रेरणा से मेरा काम आगे बढ़ता गया और मैं समाज की इसी तरह से सेवा करती रही। और इस समय मैंने करीब 12,000 दिव्यांग बच्चों को पुनः स्थापित किया है, उन्हें नौकरी दिलाई है, उन्हें MA तक पढ़ाया है,
उसमें मूक बधिर भी बच्चे थे, मानसिक मंदित तो कम पढ़ पाते हैं, लेकिन मूक बधिर बच्चे, अस्थि विकलांग बच्चे, ये और लो विज़न के बच्चे थे, जिनको कि मैंने आगे चल कर के कहाँ कहाँ उनको नौकरी करनी है, कैसे उन्हें क्या ज़रूरत है, उन्हें उनकी ज़रूरत को, और साथ ही करीब 100 जोड़ों का विवाह भी मैंने कराया है दिव्यांग बच्चों का। और इसके लिए मुझे बहुत खुशी है कि ईश्वर ने ये हमें मौका दिया करने का। मुझे 2010 में राज्यपाल महोदय की तरफ से यहाँ पर न्यायिक मजिस्ट्रेट का पद दिया गया, और ये जिले की प्रथम महिला थी जिनको कि इस तरह का पद दिया गया कि जो कि बालों के कल्याण के लिए काम कर सके। मैंने उन बच्चों को देखा जो 0 से 18 साल तक के बच्चे थे। पहले क्या होता था, लड़कियों को फेंक दिया जाता था, बॉयज़ हमको नहीं मिलते थे। यहाँ 76 लड़कियाँ ऐसी मिली जो कि नवजात बच्चियाँ थी और उनको पैदा होते ही फेंक दिया। फेंका कहाँ गया? कूड़े में फेंका गया, उन्हें किसी दीवार के पीछे फेंका गया, ऐसी जगह फेंका गया, खेतों में फेंका गया, मेड़ पे फेंका गया, जिसमें वो बच्चे मर जाते थे। तो मैंने उनके लिए काम किया, उनको हर संभव प्रयास करके उनको जीवित किया, और उनको किसी न किसी को गोद दिलाने के लिए, दत्तक ग्रहण कराने के लिए सरकार के माध्यम से उनको दत्तक ग्रहण दिलवाया गया, डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से। और इसी तरह से मैंने बाल मजदूरों के लिए बहुत काम किया। मैंने बाल मजदूरों को भेजा, स्कूलों में भेजा पढ़ने के लिए, जहाँ आवासीय प्रशिक्षण के साथ शिक्षा दी जाती है, ऐसे बच्चों को वहाँ भेजा। और मैं मेनका गांधी जी से, जब वो मंत्री थी, तो मैं वहाँ जाकर उनसे मिली, और बाल मजदूरों के लिए मैंने एक प्लान बनाया हुआ था कि बाल मजदूर क्यों बनते हैं। उसमें बहुत कुछ भूमिका गार्जियंस की रहती है, क्योंकि अभिभावक इतने कमज़ोर रहते हैं, या आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर हैं, या किसी न किसी कारण से शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, जो कि वो बच्चों को बाल मजदूरी के लिए भेजते हैं। इसमें बहुत कुछ भूमिका अभिभावकों की रहती है। तो मैंने एक योजना बनाई थी, जो कि मेनका गांधी जी को दिया था अपने हाथ से। उन्होंने इस पर कहा भी था कि मैं कार्रवाई करूंगी, और काफ़ी कुछ उस पर कार्रवाई हुई। अब हम सर्वेश अवस्थी जी से बात करते हैं, जो डॉक्टर रानी अवस्थी जी के ही बेटे हैं, और उन्होंने भी आज न्यायिक मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर अपना पद संभाला है। हम उन्हीं से बात करते हैं, किस तरीके से पद मिला है? ये मैं बाल कल्याण समिति जनपद अयोध्या का अध्यक्ष के रूप में मुझको दायित्व मिला है, जो कि राज्यपाल महोदय द्वारा मनोनीत है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जो है माँ के पद चिन्हों का अनुसरण कर रहा हूँ। एक तरीके से जो है समाज सेवा की ट्रेनिंग जो कही जाती है वो हमने माँ से अपनी सीखी बचपन से ही। और जो मानक इन्होंने बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के रूप में स्थापित किया है, मैं चाहूँगा कि उस मानक तक मैं पहुँच पाऊँ और अच्छे से अच्छा कार्य करूँ। ये है सर्वेश अवस्थी जो बता रहे हैं कि माँ के पद चिन्हों पे चल के ही आज उन्हें वो पद हासिल हुआ है, और जो माँ का आशीर्वाद मिला है। एक उनके दूसरे बेटे हैं जो राघवेंद्र अवस्थी हैं, वो भी जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट के सदस्य के रूप में भी नामित हुए हैं। उनसे ही बात करते हैं। राघवेंद्र जी, किस तरीके का आपका कार्य मिला है? मुझे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का सदस्य के रूप में मैं नामित हूँ, जो कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की पोस्ट है। और इसमें 18 से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं जो अपराध करते हैं, उनको लाया जाता है, उनके बारे में फैसले लेने होते हैं। तो मैं चाहूँगा उनका पुनर्स्थापित उन्होंने किया जाए कि वो फिर से ऐसे अपराध ना करें। तो उसके लिए मैं कार्य करूँगा, ज़रूर करूँगा। तो ये है चूँकि अवस्थी फैमिली जो आप देख रहे हैं, क्योंकि जो उनको दायित्व मिला है समाज सेवा का, और समाज सेवा का फल इस तरह मिला कि उनके बच्चे भी अब मजिस्ट्रेट के रूप में लोगों को न्याय दिलाएंगे, और जो लोग शोषण हो जाते हैं, शोषित हो जाते हैं, उनको भी न्याय मिलेगा। जो अपराध की श्रेणी में आते हैं उनको भी न्याय दिलाने के काम यह अब जो है अवस्थी फैमिली करेगी। महेंद्र त्रिपाठी, इंडिया 7 अयोध्या। सिद्धार्थनगर जिले में प्राचीन मंदिरों ने प्रसिद्ध सेमरवा पलटन बाबा, जो कि एक शिव मंदिर है, यहाँ रोजाना पूजा पाठ होता है। वहीं सावन के दिनों में इस मंदिर की महत्ता पता चलता है, और यहाँ पर सावन में सैकड़ों की भीड़ भगवान शिव मंदिर के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ती है। वहीं इस मंदिर का इतिहास लगभग 200 वर्षों से अधिक पुराना है। वहीं स्थानीय लोग इस मंदिर के बारे में तरह तरह की कहानियां भी बताते हैं। जैसा कि मंदिर में काम कर रहे मिस्त्री ने इसका इतिहास के बारे में बताया। इस मंदिर का शिवलिंग पीपल के पेड़ से जड़ से फटकर, और जब लोगों ने उसकी खुदाई करना शुरू किया तो उसमें से मधुमक्खियां निकली और लोगों को काटने लगी। वहीं उस समय के गुरुओं ने मंदिर बनाने की सलाह दी कि तभी यह मंदिर बनाया गया, और मंदिर बनाते समय भी दीवारें गिर जा रही थीं, लेकिन मिस्त्री को भगवान शिव की वाणी सुनाई दिया कि मंदिर यहीं स्थापित होगा, और मंदिर बनाया गया। जी, यहाँ पांडवों का जब अज्ञातवास हुआ था तो इधर ही से वो सब लोग गुजर रहे थे। तो वहाँ कहाँ तक गए ये हमको पता नहीं है, लेकिन उधर से आते समय एक पलटा देवी स्थान है,
माता जी का मंदिर है, तो वहाँ का स्थापना किए। वहाँ से आते समय ये पलटननाथ का स्थापना किए और धीरे धीरे मतलब उभरते गए। शंकर जी जो लिंग था ये कहीं शायद यहाँ कहीं ताल में निकला था। तो खेती करते समय खुदाई में ये दिखे तो कोई अपना विचार मतलब प्रकट किया कि मालिक आपका जगह ये नहीं है, उचित नहीं है, तो कहीं अच्छी जगह। तो ये सेमरा में चले आए और यहाँ से इनका पूजा होना स्टार्ट हो गया। और जी इसका भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे चिर्री गिरा था, बिजली जो होती है, और बिजली गिरा था, आदमी भी थे, लेकिन किसी का नुकसान नहीं हुआ। केवल पीपल का नुकसान हुआ है। देख लीजिए डाल भी टूटा हुआ है, नीचे का लकड़ी भी देख लीजिए सूखा हुआ है। जब यह स्थापना तो हम जानती नहीं कब भइल रहा, लेकिन जब मंदिर हम शुरू कर दिए तब मूर्ति और शंकर जी का लिंग यह भर रहा और बाउंड्री रहा। सत्य बात बताते हैं, बाउंड्री रहा। इसके बाद एक शुरू कर दिया गया मंदिर बनाओ के। बाबा ये कहना है, बाबा कहना कि तपस्या हम करता कि यहाँ शंकर जी के मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। हम प्राण प्रतिष्ठा हुआ और इसके बाद मंदिर बना के शुरू हो गया।